हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। तो आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी ही बात कर लेते हैं। आज की इस क्लास में आप चैप्टर 9 का पार्ट 6 करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक यदि आपने पांचों पार्ट को नहीं देखा है तो आप पिछले पार्ट्स को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस पार्ट 6 में हम कोई एक्सरसाइज आज बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप 5 पार्ट में पूरी एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। 9.2 एक्सरसाइज इस चैप्टर में है नहीं, इसका मतलब एक ही एक्सरसाइज है और उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब जिसने भी वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसने कंप्लीट नहीं की है तो शुरुआत कीजिए फिर आज एग्जाम्पल्स के साथ और इस क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपको एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो जाएं। और ये क्लास जो है ना वो काफ़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आज आप पूरे एग्जाम्पल जितने भी आपको चैप्टर नंबर 9 में दिए गए हैं वो सारे एग्जाम्पल आप करेंगे। मैंने एक पोल रखा था, उसमें कहा था बच्चों से कि ये जो एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं वो कृपया मुझे बताएं। तो सारे बच्चों ने फर्स्ट एग्जाम्पल छोड़कर किसी ने सेकंड सेंड किया, किसी ने थर्ड सेंड किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम फर्स्ट से शुरुआत करें और 7 तक जाएं, ताकि पूरे एग्जाम्पल्स भी कवर हो जाएं और पूरी एक्सरसाइज भी कवर हो जाए। तो फिर अब हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 7 तक, जो इसमें से आपके सामने पहला एग्जाम्पल बोर्ड पर दिख रहा है कि लिखा हुआ है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मतलब धरती के ऊपर एक कोई मीनार खड़ी हुई है, और कैसी खड़ी है? ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन इसके आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी तो पहला क्वेश्चन है और वो आसान है। इसका मतलब एक धरती के ऊपर एक मीनार खड़ी है जो कैसी है? ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि खड़ा खड़ा कोई मतलब चीज़ सीधी खड़ी है। फिर लिखा है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ऐसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं। कितना दूर है? 15 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गई मीनार, और मीनार का ये हो गया पाद बिंदु, और ये हो गया मीनार का शिखर। मतलब ये आपका जो ये है पॉइंट, ये कौन सा? बॉटम हो गया। यहाँ से 15 मीटर दूर आते हैं। कितना दूर आते हैं? 15 मीटर दूर आते हैं। और यहाँ से जब हम लोग मीनार के शिखर को देखते हैं, मतलब उसके टॉप को देखते हैं, तो हमारा एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री का बनता है। उसके बाद कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप मीनार की ऊंचाई को बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। एक बार ज़रा हम इसे इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। लिखा है अ टावर स्टैंड वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, जो है ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है? 60 डिग्री का है। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। फिर उसके बाद लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मतलब इस टावर की हाइट को फाइंड कीजिए। तो हम लोग क्या लिख देंगे लेट द हाइट ऑफ टावर, मतलब माना कि जो टावर की ऊंचाई है वो कितनी है? माना टावर की ऊंचाई कितनी मान लिया आपने? टावर की ऊंचाई को मान लिया आपने h मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा h मीटर हो गया। तो आप इसको h मीटर लिख देंगे। उसके बाद अब इस जो है ट्रायंगल को कुछ नाम दे दिया जाए। तो ये हो गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब अगर आप त्रिभुज ABC में चलें तो ये 60 डिग्री है। और इसके देखिए हम कितने अच्छे से आपको बता रहे हैं कि मतलब हम तो जानते हैं कि आपको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा सोच कर हम बता रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ आता है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं आता होगा। फिर वो मेरी क्लास को देखेंगे, कहेंगे सर जी तो हवा में उड़ते हैं। इसलिए हवा में नहीं उड़ना है, नीचे से उड़ाना है और पर को ना आपके बड़े कर देना है, ताकि आप लोग ऐसे उड़ें कि जैसे आपको सब कुछ आता है। तो ये क्या हो गया? A हो गया, B हो गया और C हो गया। इस 60 के लिए ये सामने लंब होगा और ये क्या होगा? आधार होगा। मतलब कर्ण इसमें यूज नहीं हुआ है। लंब बटे आधार किस में होता है? tan में होता है। इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। अब ये लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। लेकिन ये कहाँ लगा रहे हैं? हम लोग ABC त्रिभुज में लगा रहे हैं, इसलिए हमने लिख दिया त्रिभुज ABC में। tan थीटा
थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, बराबर कितना हो गया लंब बटे आधार हो गया। तो लंब की वैल्यू कितनी दी थी, लंब की वैल्यू कितनी है AC है, तो इसका मतलब हम H लिख सकते हैं। आधार की वैल्यू 15 है तो 15 लिख दिया। tan 60 का मान रख दो, कितना होता है √3 होता है। तो इस तरीके से 1 बटे कितना हो गया 15, सॉरी मतलब H बटे 15 हो गया। अब इसको ना इसके साथ गुणा कर दो, तो जैसे ही आप इसको इसके साथ गुणा करोगे कितना आएगा 15√3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिख देंगे इसके नीचे अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 हो गई। तो आपने इस तरीके से कितना आसान क्वेश्चन समाप्त कर लिया है। तो ये तो था आसान क्वेश्चन। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है उसे अभी हम आपको पढ़कर बताते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपकी बुक में, अगर आपके पास बुक है तो आप देखें और नहीं है तो हम आपको अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने लिखा हुआ है कि एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर खराबी की मरम्मत करनी है। मतलब कोई बिजली का खंभा है और उस, आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, एक बिजली का खंभा है और उस बिजली के खंभे की मरम्मत करनी है। तो डायग्राम अगर नहीं दिख रहा है तो भी बनाकर दिखा देंगे। फिर जो है खराबी आ गई है, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। वाह भाई, मतलब आपकी जो बिजली मिस्त्री है ना वो मिस्त्रा नहीं है, मिस्त्री है। और मिस्त्री ही तो यूज होता है जेंडर जो हमारा जो है फीमेल जो क्या बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लेडी है, वो जाती है खंभे के ऊपर। कोई चढ़ा है क्या, मुझे कमेंट करके बताया ज़रा। तो क्या हुआ कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु पर वह पहुंचना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई खंभा है, तो एक कोई खंभा है तो ये हो गया खंभा, और इस खंभे का जो शिखर हो गया ये। अब उसके बाद ये खंभे से नीचे आना, मतलब क्या कह रहा है कि खंभे के शिखर से 1.3 मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया 1.3 मीटर। उसके बाद पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि देखिए आकृति 9.5 में फिर लिखा यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। और सीढ़ी कैसे होगी, क्या ऐसे तो खड़ी नहीं करेंगे ना, ऐसे खड़ा करेंगे तिरछा। तो ये सीढ़ी मान लिया हमने यहाँ से ऐसे खड़ी कर दी। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। फिर लिखा है जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर सीढ़ी को ज़मीन से 60 डिग्री पे उसको झुकाया जाए, इसका मतलब यहाँ पर कोण कितना बनेगा, ये सीढ़ी हो गई, ये ज़मीन हो गई, कितने डिग्री का एंगल बने 60 डिग्री का एंगल बने। और यहाँ से यहाँ तक कुछ वैल्यू दे दी है, कितनी वैल्यू दी है 1.3 मीटर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू दी है। और उसके बाद पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि जो है और यह भी बताइए खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, मतलब मुझे ये भी बताना है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। उसके बाद फिर आगे कुछ लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल कहा है कि एक बिजली, शुरुआत में कहा था कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर खराबी की मरम्मत करनी है। इसका मतलब जो ये खंभा था ना ये पूरा का पूरा कितना था 5 मीटर था। मुझे लगा कि कुछ क्या डाउट है, क्वेश्चन में आधा अधूरा दिया है क्या। तो मैंने क्वेश्चन को शुरू में पढ़ा और आपने देखा था कि कितना है 5 मीटर खंभा है। अब देखिए बहुत ध्यान से, हमने माना कि क्या माना यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका मतलब ये हो गया A, ये हो गया B, ये हमने मान लिया C। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, और इसे मान लिया हमने D। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो ये 5 है, तो इतनी दूरी कितनी हो गई 5 में से वो ऊपर वाला हिस्सा हटा दो, तो इसका मतलब ये इतनी दूरी हमें मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, पहले तो ये माना कि हमको निकालना क्या है। तो हमने ये माना कि सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की क्या जो है वो ऊंचाई, कितनी ऊंचाई हमने मान ली, माना हमने सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है L है, L मान लिया। कोई प्रॉब्लम है क्या, लंबाई है भाई L मान लिया कि ये L मीटर है। उसके बाद हमने ये मान लिया, अच्छा L ना मानो H मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मान लिया H मीटर है, कि माना सीढ़ी की ऊंचाई H है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कुछ लिख लो, फिर लिख लो तथा सीढ़ी के पाद बिंदु से, सीढ़ी के पाद बिंदु से खंभे के पाद बिंदु की दूरी, सीढ़ी के पाद बिंदु से
खंभे के पाद बिंदु की दूरी, खंभे के पाद बिंदु की दूरी, पाद देखिए ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में, पाद बिंदु की दूरी कितनी मान लो आप, x मान लो, x मीटर है, तो ऐसा आपने मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, x मीटर। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज CAB में, तो मतलब ABC तो भी लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया, ABC में हमने ABC यहाँ पर लिख दिया। अब आप लिखेंगे, देखिएगा अगर आपको ये वाली वैल्यू पता है, देखिए पता है कि नहीं पता है, पूरा इसमें से इसको घटा देंगे, तो क्योंकि अभी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये मतलब अब मुझे इतना पता है, तो अगर हम लोग tan 60 लगा दें, कितना लगा दें, tan 60 डिग्री लगा दें, तो इसका मतलब CB या BC कह दें, BC बटे क्या होगा, AB होगा। ये अच्छा tan ही क्यों लगाया, हम इसको, ये मुझे निकालना है और ये मुझे पता है, तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। उसके बाद BC की वैल्यू मुझे निकाल लेनी चाहिए, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर लिख दिया कि चूँकि जो BC है वो कैसे निकलेगा, पूरी BD में से क्या घटा दें हम लोग, BD में से क्या घटा दें, BD में से हम लोग अगर CD को घटा दें तो मुझे पता चल जाएगा। और BD की वैल्यू कितनी है, 5, और उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी है, 1.3, तो हमने 5.0 लिखा, 1.3 लिखा और घटा दिया, तो आपका बचेगा 3.7, तो ये हो गया 3.7, जो भी लिखा हो मीटर हो गया। इस तरीके से इसकी वैल्यू तो मुझे पता हो गई कि यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 3.7 मीटर। तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो ये हो गया मेरा BC, जो BC मुझे पता चल गया है 3.7, और AB की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखिए अब ये हो जाता है हमारा इसके साथ गुणा, तो अगर इसके साथ गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, होगा x, और गुणा हो जाएगा किसके साथ, √3 के साथ, और ये हो गया 3.7, तो x बराबर हो जाएगा 3.7 और बटे में हो जाएगा 3। तो अगर आप चाहें तो इसमें ऊपर नीचे जो है √3 से गुणा कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ऊपर नीचे √3 से गुणा करें तो कितना आंसर आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 3.7 √3, और नीचे हो जाएगा √3, और √3 को अगर गुणा कर दिया जाए तो कितना होगा, आप खुद ही सोचिए कि √3 कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। अब इसको आपको मान लो हल करना हो, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि आपको √3 बराबर 1.732 रखना है। क्या ऐसा कहा था, आप खुद ही क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए अपनी बुक में। हाँ, उन्होंने कहा था कि √3 बराबर 1.73 ले लीजिए, 2 नहीं कहा था, ऐसा कहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा 3.7 और उसके बाद लिख दिया 1.73 और नीचे हो गया 3। इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए, तो हमने लिखा 1.73 और गुणा कर दिया 3.7 से। जितना आंसर आएगा उसको 3 से आप भाग कर दीजिएगा, तो उसमें के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 2.14। हमने क्या कहा, इनको गुणा कर दीजिएगा, 3 से भाग कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हमने गुणा किया फिर भाग करने लगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर जल्दी समाप्त नहीं होगा। वैसे भी आप देख रहे हैं कि 13-14 मिनट हो गए हैं, अभी 2 क्वेश्चन हुए। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, वो हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी अपनी बुक में देखिए, और अगर बुक नहीं है तो बिल्कुल आपको स्क्रीन पर अभी बस दिखने ही वाला है कि। तो अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ कर देखते हैं। लिखा हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 1.5 मीटर लंबा कोई एक प्रेक्षक है, मतलब ऑब्जर्वर है। तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, तो हमने एक इसको बना दिया। ये क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब कोई एक चिमनी है। चिमनी जानते हैं ना आप लोग, जिससे वो भट्टे में लगी होती है, धुआं निकलता रहता है ऊपर से। तो ये क्या हो गया, ये चिमनी हो गई, और ये एक कोई ऑब्जर्वर है। ज़रा छोटा कर देते हैं, तो ये हो गया ऑब्जर्वर। अब क्या कह रहा है कि ये इतनी दूर, कितनी दूर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 28.5 मीटर। फिर लिखा है उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण
45 डिग्री है। इसका मतलब वो अपनी आंखों से देखता है किसको, चिमनी को। इसका मतलब यहाँ से वो अपनी आंखों से चिमनी के शिखर को देखता है, तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा। और वो कोण कितना है, 45। तो क्या ये कोण 45 होगा, नहीं, पहले ये देखेगा क्षैतिज को, और उसके बाद तब ऊपर देखना शुरू करेगा, क्योंकि क्षैतिज से मतलब क्षैतिज, और क्षैतिज मतलब मान लीजिए क्षैतिज है, ऊपर ऐसे उठाएंगे, वो कोण जो बनेगा उससे कहेंगे हम लोग उन्नयन कोण। तो इस तरीके से ये हो गया 45 डिग्री। फिर आगे लिखा है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। इसे अगर एक बार इंग्लिश में पढ़ लें तो लिखा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। चिमनी से वो 28.5 मीटर अवे मतलब दूर है। फिर उसके बाद लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, मतलब वो लड़की है, हर आइज इज़ 45। तो लड़की से क्या लेना देना, वैल्यू तो फाइंड करनी है, चिमनी की ऊंचाई। फिर क्या पूछ रहे हैं, फिर लिखा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट क्या होगी, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, लिख देंगे माना चिमनी की ऊंचाई। क्या लिखें, माना चिमनी की ऊंचाई। तो हमने यहाँ लिखा माना चिमनी की ऊंचाई, मतलब चिमनी की जो हाइट है उसको हमने मान लिया। कितना मान लिया, हमने माना h मीटर है। तो ये हमने कर दिया यहाँ से यहाँ तक टोटल हमने कर दिया h मीटर। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने h कर दिया है। उसके बाद ये हमने लिखा यहाँ पर a, ये लिखा हमने b, ये हो गया c, और इसको लिखा हमने d, और इसको कर दिया e। ये जो लड़का था ना ऑब्जर्वर, ये 1.5 मीटर था। अब अगर ये 28.5 है तो इसका मतलब BC भी 28.5 है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि मुझे क्या क्या दिया है। मुझे क्या क्या दिया है, मुझे सबसे पहले DE दिया है, और DE कितना है, DE जितना है उतना ही BC होगा। तो हमने लिखा कि BC बराबर हमको मिल गया 28.5 मीटर। तो ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हमको और क्या दिया हुआ है उसे भी लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग अगर AC की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आधार तो निकाल लिया, अब मुझे AC की ज़रूरत पड़ेगी, तो AC बराबर क्या होगा, जितनी बड़ी ये पूरी चिमनी थी उसमें अगर CE घटा दिया जाए, मतलब पूरी इस चिमनी में से अगर ये लड़के की ऊंचाई को घटा दिया जाए तो मुझे AC मिल जाएगा। तो हमने कहा AC बराबर h माइनस 1.5। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसको हम लोग ना हल करना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कितने डिग्री का एंगल बना है, 45 डिग्री का एंगल बना है। तो ये हमने लिखा tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। और लंब की वैल्यू देखेंगे आप ध्यान से, तो AC दी है, H नहीं लिख सकते आप, पूरा गलत हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज मेरा ये है। तो हम लिखेंगे AC बटे क्या, आधार कौन है, BC है, और ये tan का 45 डिग्री है। अब यहाँ tan 45 का मान 1 हो गया। AC की वैल्यू आप कहेंगे h माइनस 1.5 है, तो हमने लिखा h माइनस 1.5। उसके बाद आधार को देखिए ध्यान से, तो BC है और उसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 28.5। तो हमने कितना लिखा, 28.5 लिखा। इनका इससे हो जाएगा गुणा, और इसका नीचे वाले 1 से, मतलब अगर वहाँ यहाँ 1 कर ले तो इसका गुणा 1 से होगा, तो ये होगा h माइनस 1.5, और उसके बाद ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई 28.5 का, तो h बराबर आ गया आपका 28.5 प्लस 1.5। तो यहाँ से हमको मिल गया, अगर ऐड कर दिया जाए तो 30 मीटर मिल गया। इसका मतलब जो चिमनी थी वो कितनी हाइट की थी, उसकी हाइट थी हमारी चिमनी की कितनी थी, कहेंगे आपकी चिमनी की ऊंचाई कितनी थी, 30 मीटर होगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। और इस 3rd क्वेश्चन के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अगर आपके पास बुक है तो देख लीजिए, वरना आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है और इसे कैसे हल करेंगे। लिखा है भूमि के एक बिंदु से
बिंदु P से, मतलब भूमि के ऊपर कोई बिंदु है और जिसका नाम इन्होंने पहले से दे दिया है, मतलब अब हम ABCD की जो टॉफियाँ हैं उनको नहीं बांट सकते हैं, अब P ही लिखना पड़ेगा हमको, गलत हो गया। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब भूमि है और भूमि से एक बिंदु है, वहाँ से हम किसी भवन को देखते हैं, कोण बनता है 30 डिग्री का। फिर आगे पढ़ते, क्या कुछ खिलवाड़ किया है क्या इन्होंने? इतना आसान तो देंगे नहीं। फिर लिखा है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया जाता है। मतलब घर के ऊपर झंडा लगा दिया है इन्होंने, ध्वज लगा दिया है इन्होंने। फिर क्या कहा है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसका मतलब उसी बिंदु P से अब एक बार पहले घर के शिखर को देखते हैं, फिर एक बार ऊपर देखते हैं, ध्वज को देखते हैं, सारा काम हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ध्वज दंड की लंबाई, मतलब जो फ्लैग लगाया है ना उसके डंडे की लंबाई निकालो। फिर कहा है और बिंदु P से भवन की दूरी, मतलब उस बिंदु P से भवन कितना दूर है उसकी दूरी को निकालो। और उसके बाद यहाँ आप √3 बराबर 1.732 को ले सकते हैं। मतलब अब हमें √3 का मान दे दिया है तो हम अपना आंसर रूट में नहीं छोड़ सकते हैं। अब हमको √3 की वैल्यू को रखना ही पड़ेगा, समझ रहे ना इस चीज़ को। तो चलिए अब इसको एक बार अंग्रेजी में पढ़ के आपको बतावत हैं कि क्या लिखा है। लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, चौथा ही क्वेश्चन है ना, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टाल बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री। मतलब 10 मीटर जो टाल बिल्डिंग है उसका एंगल कितना है, वो इसका एंगल है 30 डिग्री। फिर लिखा है अ फ्लैग इज होस्टेड एट, होस्टेड मतलब जानते हैं ना फहराना, होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज़ 45। मतलब उसी पॉइंट P से देखना शुरू करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लैग, टॉप ऑफ द फ्लैग इज़ 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब जो फ्लैग का डंडा है उसकी लेंथ को नापो। और द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, इसको फाइंड करो। तो चलिए फिर इसका डायग्राम हम बनाकर आपको बताते हैं। तो ये हमने माना कि भूमि पर कोई एक बिंदु P है। देखिए क्वेश्चन को रीड करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। हर क्वेश्चन अगर आपने गलत रीड किया तो गलत ही आंसर उसका फिर आता है। तो ये एक कोई पॉइंट है जिसका नाम है P। अब इस पॉइंट P से एक कोई भवन है, तो ये हो गया मेरा घर। अब इस भवन के ऊपर यहाँ पर कोई झंडा लहराते हैं, मतलब घर के ऊपर क्या करते हैं ये लोग, कोई झंडा लहरा देते हैं। तो ये हमने लहरा दिया घर के ऊपर रेड कलर का अपना फ्लैग। अब क्या होगा, इस बिंदु P से जब भवन के शिखर को देखते हैं तो उनकी आँखों का जो कोण बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 30 डिग्री का। और ये जो घर है ये कितना बड़ा है, ये 10 मीटर ऊंचाई का है। क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। फिर आगे लिखा है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। मतलब इसी पॉइंट P से अब हम लोग अपने ध्वज को देखना शुरू करते हैं, मतलब यहाँ से इसको यहाँ ले जाते हैं। इस बार ये एंगल जो बनेगा वो कितना बन गया है, 45 डिग्री। अब उसने कहा है कि बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो और ये जो फ्लैग का डंडा है ना उसकी ऊंचाई को भी ज्ञात करो। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ही हम मान लेते हैं कि हमारा जो फ्लैग का डंडा है, फ्लैग का जो ध्वज दंड है उसकी लंबाई h है। तो क्या किया हमने माना ध्वज दंड की जो लंबाई है, फ्लैग स्टाफ की जो लंबाई है उसको हमने मान लिया h मीटर। एनी प्रॉब्लम? तो ये हमने लिखा h मीटर। क्लियर है इतनी बात? और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो कृपया कमेंट ज़रूर करें, ताकि देखिए आप लोगों की कमेंट ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रोज़ जो है कमेंट ज़रूर देखते हैं किसने कौन सी कमेंट की है। फिर उसके बाद माना ध्वज दंड की लंबाई h मीटर है। उसके बाद तथा और भी कुछ मान लो। हमने कहा कि तथा ये जो P है, अब P कह सकते हैं हम यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। P से किसकी, भवन के पाद बिंदु की दूरी।
भवन के पाद बिंदु की क्या दूरी, उसको क्या मान लिया हमने, x मीटर है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ से यहाँ तक हमने कितना मान लिया, x मीटर, और इनका अब नाम दे देते हैं। तो ये हो गया P, अब इनको दे दो A, इनको दे दो यहाँ पर B, और ये हो गया C। हम भैया देंगे ABC ही। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर हम लोग इस वाले त्रिभुज में चले, मतलब PAB में अगर चले, क्या लिखे, त्रिभुज PAB में अगर हम लोग चलना शुरू करें तो क्या होगा, इस वाले त्रिभुज में मुझे छोटा एंगल जो दिया है वो 30 दिया है। इसका मतलब tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, AB बटे क्या होगा, आप खुद ही बता दीजिए कि AB बटे PA होगा, या AP लिख सकते हैं आप। इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब AB का जो मान है वो तो हमको पता नहीं, क्या पता है, पता तो है ना 10। उसके बाद जो AP की वैल्यू है वो कितनी है, वो x है। tan 30 का मान 1/√3 है, मतलब इसको आप इससे गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा x। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 10√3। इतनी चीज़ क्लियर है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि जो आप x की वैल्यू लीजिए वो जो आप √3 की वैल्यू लीजिए वो कितनी ले लीजिए, 1.732 ले लीजिए। तो अब 1.732 को जैसे ही आप गुणा करेंगे 10 के साथ तो ये एक वहाँ खिसक जाएगा, गुणा करके आप देख लीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 17.32। इससे इसका ये चीज़ क्लियर हो गई कि अतः बिंदु P से, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, अतः बिंदु P से किसकी दूरी, भवन के पाद बिंदु की दूरी, भवन के किसकी दूरी, पाद बिंदु की दूरी कितनी आपकी आ गई है, पाद बिंदु की क्या दूरी कितनी आ गई, 17.32। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि सर ये √3 का वैल्यू क्यों रखा। तो देखिए क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो आपको वैल्यू रखना ज़रूरी है, कि वैल्यू नहीं रखोगे तो फिर एग्जामिनर नंबर काट लेगा आप लोगों के कैंची चला के। तो ये हो गया आपका इतना चीज़ क्लियर। अब अगर हमको फ्लैग की ऊंचाई निकालनी है तो हम लोग त्रिभुज PA और पूरे पे चले, मतलब मान लें लाल वाली है ही नहीं लाइन, तो क्या करें, PAC में चलते हैं। हम लोग लिखते हैं त्रिभुज PAC में, और अगर त्रिभुज PAC में आप चलना शुरू करोगे तो आपका लंब जो होगा ना वो h+10 होगा। तो हम क्या लिखते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। tan 45 डिग्री इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, AC बटे AP या PA लिख सकते हैं आप। तो हमने AP लिखा। AC के दो खंड हैं, ये एक और ये दूसरा, इसका मतलब h+10 होगा। तो हमने इसको लिखा h+10, और AP की वैल्यू अभी अभी आप निकाल चुके हैं शायद, जो है आपकी x, तो हम इसको अभी x ही लिख देते हैं वरना आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए अब हमने क्या किया, ये हमने लिखा 1, फिर ये हो गया h+10, और अब x की वैल्यू रख दी। तो अब चाहें तो 17.32 रख सकते हैं, क्योंकि आपको निकालना तो लास्ट में पॉइंट में ही है। तो क्या कर दिया हमने इसको लिख दिया 17.32। अब इसको इससे कर दिया हमने गुणा, तो इसको सब इससे गुणा करेंगे और h को इधर से करेंगे तो h+10, और ये हो गया 17.32। तो इस तरीके से h हो गया, फिर ये हो गया 17। देखिए बुक में चाहे जैसे ले लगा हो, हमको उससे क्या मतलब, हमको अपना आंसर चाहिए, मेथड चाहिए। तो हमने लिखा 17.32, उसके बाद हमने इसमें से 10 घटा दिया, तो आप घटा देंगे तो आपको उत्तर आएगा 7.32। इसका मतलब आप नीचे लिख सकते हैं कि जो हमारा फ्लैग स्टाफ था, इसका मतलब जो हमारा झंडा था वो कितना था, वो 7.32। हम लोग लिख देंगे अतः ध्वज दंड की जो लंबाई है वो कितनी आ गई है, 7.32 मीटर होगी। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताएं कि हाँ सर ये मेरा इतना क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो 3 बार लिखिए ज़रा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तो हमको समझ में आएगा कि आपका सब कुछ क्लियर है। तो इतनी चीज़ क्लियर है तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 की ओर, 5 के बाद 6 की ओर, 6 के बाद 7 की ओर। तो इसका आंसर आपका आ चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी बुक में देख रहे होंगे और आपको स्क्रीन पर बस शो होने वाला ही है, लो शो हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5। और अब ये क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपका शो हो चुका है तो अब इसको हम एक बार पढ़ के देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5,
लिखा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, अरे वाह। मतलब एक समतल ज़मीन है और उसके ऊपर एक कोई मीनार खड़ी है और मीनार की जो छाया है उसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश मतलब एल्टीट्यूड कितना 60 से घटकर 30 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ पढ़ के अभी बताएंगे। फिर लिखा है अर्थात छाया के एक सिरे से, मैं तो पढ़ लूँ ना पहले, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मैं पढ़ता तो हूँ, बस यहीं देख लेता हूँ थोड़ा सा, और ना तो आंसर मिलाता हूँ कभी। तो ये अर्थात छाया के एक शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर उसके बाद डीबी की लंबाई है, जो लिखा है डीबी छाया की लंबाई है। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है कि जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करो। समझाते हैं ना, एक मीनार है और उस मीनार की छाया है। अब वो छाया कोई लड़की नहीं है, ये इसकी परछाई है, मतलब इमेज है। अब कहा है उसने कि एक समतल जो है ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जब उसके सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि इस यहाँ पर अभी बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मीनार है और इसकी छाया बनी है, इसका जो कोण है ना वो कितना है 60 डिग्री है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब सूर्य ढल रहा है और ये कोण भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये 60 से घटकर 30 होता है। तो क्या मीनार की छाया छोटी होगी? नहीं, अगर छोटी हो गई तो ये एंगल और बढ़ जाएगा। और हमको देखिए, मेरी बात समझिए, कोई दूर होता है तो हम ऐसे देखते हैं, और अगर कोई पास है तो मतलब कोई थोड़ा सा कोई बड़ा खड़ा है तो ऐसे हम लोग देखते हैं ना। इसका मतलब जितना ऊपर बढ़ते जाओगे ना उतना ही एंगल बढ़ जाएगा। अगर हम लोग मीनार के पास जाएं और ऐसे देखें तो एंगल ज़्यादा होगा, और दूर आके देखें तो कितना अच्छा लग रहा है, एंगल कम होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब मीनार की ओर जाओगे तो एंगल बढ़ेगा, मीनार से दूर जाओगे तो एंगल घटेगा। इसका मतलब 60 से बढ़कर 30 हो जाता है, मतलब इधर आए। समझ में आई बात? देखो अब ये 30 हो जाता है, तो यहाँ से जब यहाँ आते हैं ना तो 40 मीटर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए मान लो डायग्राम दिया ही नहीं आपको, 40 मीटर बढ़ जाते हैं। यही तो कहा कि 60 से घटकर उसका कोण 30 हो जाता है, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। और कितना, जब 40 मीटर हम लोग इधर जो है मतलब उसकी परछाई 40 मीटर बढ़ जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी छाया है, और ये हो गई आपकी ये। और उसके बाद ये दिया है, इन्होंने नाम दिया है तो हम उनके हिसाब से लिख लेते हैं डी सी बी, और ये दे दिया है ए। अब उसने कहा है कि मीनार की जो ऊंचाई है उसकी मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करो। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। लिखा है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, मतलब 40 मीटर बड़ा। उसके बाद कहा है द सन एल्टीट्यूड 30 देन व्हेन इट इज़ 60, मतलब ये देखा गया कि जो एंगल है वो 60 कब होता है, जब ये इतना कम होता है। मतलब इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन उल्टी तरीके से लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप इसको समझ तो गए हैं ना कि ये छाया है, और ये छाया जब 40 मीटर इधर हो जाती है तो इसका एंगल कम हो जाता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने माना कि ये जो हमारी मीनार है ना इसकी लंबाई h है, भैया सब कुछ h ही मानते हैं, तो हमने लिखा माना मीनार की छाया, क्या करे, छाया करे, माना मीनार की लंबाई h मीटर है, ऐसा हमने मान लिया। क्लियर? अब देखो क्या करते हैं, अब हम करते हैं हल। अब हम पहले सबसे छोटके वाले त्रिभुज में चलेंगे। क्यों चलेंगे? ताकि हमको ये BC फाइंड हो जाए, और BC अगर फाइंड हो गया ना तो सारा खेल हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, और फिर बढ़के वाले में चलेंगे। BC रहेगा पता, तो 40 प्लस BC बराबर आधार, और ये निकालना है, और एंगल पता रहेगा, बड़ा आसान। तो क्या करें, त्रिभुज ABC में, ऐसा हमने लिखा। और ये क्वेश्चन कौन सा है आपका? 5 नंबर क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको बताना शुरू कर दिया है। तो ये tan कितना हो गया, आप देख रहे हैं कि 60 डिग्री है तो 60 लिखा। अब लंब कितना है, AB है, आधार कितना है, BC है, तो हमने BC लिखा। अब BC तो हमको पता नहीं, तो BC को BC छोड़ो, AB को H लिखो, tan 60 को देखो कितना है, कहेंगे आपकी 1/√3 नहीं होता है, 3 होता है। BC की वैल्यू निकालो
तो क्या आएगी BC की वैल्यू? BC की वैल्यू आएगी h अपॉन कितना, √3। मतलब BC गया ऊपर और √3 आया नीचे। ऐसा कर सकते हो ना भाई, गुणा कर दो फिर नीचे ले आओ, बात तो वही है ना। इसका मतलब हमने BC की वैल्यू को फाइंड कर लिया है कि जितनी बड़ी मीनार है अगर उसको √3 से जो है भाग कर दिया जाए तो BC की वैल्यू पता चल जाएगी। इतनी चीज़ समझ आ गई। मतलब जितनी बड़ी मीनार है उसको √3 से भाग कर दो, BC पता, रिलेशन निकाला है, वैल्यू थोड़ी है। चलिए अब त्रिभुज ABD, यहाँ पर D लिखा है, ABD मतलब ABD में चलते हैं और जब इसमें आप चलेंगे ना तो एंगल बदल जाएगा। कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। और इस बार तो लंब वही रहेगा ना AB, और आधार क्या है? आधार कितना है बताओ? D से लेकर B तक, इसका मतलब BD, और AB की वैल्यू हो गई आपकी H। क्या रेड रेड दिख रहा है क्या आप लोगों को? मुझे ऐसा लगा। BD की वैल्यू कितनी है? 40, और उसके बाद BD 2 हिस्सों में टूट गया है। इसका मतलब BD हो गया BC प्लस 40। क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई? BD हो गया BC प्लस 40, और उसके बाद tan 30 का मान 1/√3। अब इनका कर दो कैंची गुणा, इनका कर दो इनसे, तो ये हो गया √3H। फिर उसके बाद इसका कर दो 1 से, तो ये हो गया BC प्लस 40। अब क्या करो? √3H, BC की रख दो वैल्यू, कितनी थी? H/√3, तो हमने इसको लिखा H/√3, और प्लस का कितना हो गया? 40। देखिए एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। क्या इन्होंने √3 की वैल्यू रखने के लिए कहा है क्या? इन्होंने क्या √3 की वैल्यू रखने के लिए कहा है क्या? नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा। बहुत अच्छी बात। चलो इतनी चीज़ समझ में आ गई ना। अब इसको इधर ले आओ। √3H माइनस H/√3 बराबर कितना? 40। समझ में आई बात? इसको ले आए इधर। अब इसमें भी H है, इसमें भी H है, दोनों से H को लिखा बाहर निकाल, अंदर बचेगा √3 माइनस 1/√3, और इधर हो गया आपका 40। इतनी चीज़ क्लियर? अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताएं। इतनी चीज़ क्लियर है? अब देखिए क्या हुआ, H हुआ, इनका ले लिया हमने लासा, तो ये हो गया √3, और √3 तो ये रूट है, और उन्होंने कहा √3 से गुणा कर दो, तो एक का पहाड़ा पढ़ो कि √3 से ज़्यादा ना हो। √3 आएगा √3, और √3 का 3 से होगा, तो √3 से होगा तो मतलब आएगा 3। फिर √3 कैंसिल, ये होगा 1, बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया 40। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब उसके बाद इसको H लिखा, ये हो गया गुणे में 2 बटे में कितना? √3 बराबर कितना? 40। अब ये 2/√3 उधर जाएगा, और जैसे ही ये उधर जाएगा ये पलट जाएगा, मतलब √3 ऊपर हो जाएगा, 2 हो जाएगा नीचे। इनको इससे हमने काट दिया, तो मतलब H बराबर कितना हो गया? 20√3। हमें √3 की वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा है। अब हम लोग क्या लिख देंगे? ये हमारी कौन थी? मीनार थी। हम लोग लिख देंगे मीनार की, जो हम लोगों ने क्या निकाली है भाई? हम लोगों ने मीनार की लंबाई निकाली है। अतः मीनार की जो लंबाई है वो कितनी आ गई है? 20√3 मीटर है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई? तो ये चीज़ अगर आपकी क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताएं कि हाँ मुझे इतना समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की, उसके बाद ही क्लास समाप्त होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो अभी जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6 शो होने वाला ही है स्क्रीन पर। तो अब आपको 6 नंबर क्वेश्चन दिख गया होगा। क्या दिख गया होगा? पढ़िए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, एक बहुमंजिल मतलब बहुत सारी मंजिल हैं। एक बहुमंजिल भवन के, पैसे वाले हैं, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45। लिख लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर 2021 में ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप किसी ईयर का पेपर उठा के देख लें, खतरनाक हम क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के क्या लिखा? शिखर और तल के अनुमान कोण 30 और 45 डिग्री है। मतलब एक बड़ा सा घर है बहुमंजिल वाला, और उस बहुमंजिल वाले घर पे हम गए चढ़।
और हम यहाँ से देख रहे हैं एक दूसरे भवन को देख रहे हैं और इन दोनों का लेवल क्या है ना, बराबर है। अब हमने यहाँ से जब इसके शिखर को देखा तो देखो क्या कहा है भवन के शिखर किसके, एक 8 मीटर ऊंचे, मतलब ये छोटका वाला घर 8 मीटर का है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है, पढ़ के बताते हैं। लिखा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, मतलब ऊपर से नीचे हम देखने रहे हैं। तो हमने क्या कहा, इसको हमने मिला दिया ऐसे। अब हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से, वहाँ से हम यहाँ देख रहे हैं। तो हमारी आंखों में कौन सा कोण बनेगा कोण कितना, जितना बनेगा पढ़ के देखते हैं। पहले इन्होंने कहा है शिखर और उसका कोण दिया है 30 डिग्री का। फिर उन्होंने कहा यहाँ से देखो नीचे और उसका कोण दिया है इन्होंने 45 डिग्री का। क्या इतनी चीज़ समझ में आ रही, ये कोण दिया है 30 और ये दिया है 45। अब उसके बाद समझो मेरी बात को, लास्ट में लिखा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। मतलब इस और इस घर के बीच की जितनी दूरी है उसको ज्ञात करो और इस वाले बड़े वाले घर की ऊंचाई को ज्ञात करो। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपकी कि ये हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है। और हमको क्या क्या दिया है, A B C D और इसे मान लिया हमने E। इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि हमने क्या क्या कैसे माना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, या तो फिर एग्जाम्पल ही आप बुक से खुद पढ़ लो और या तो मेरी क्लास देख लो, क्योंकि दो में से एक ही काम करोगे तभी आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। या तो क्लास देख लो या तो एग्जाम्पल पढ़ लो। तो अब क्या किया हमने, ये त्रिभुज आप देखें तो ये H है और ये X है। H और X के बीच में एक रिलेशन मिल सकता है अगर हम इस त्रिभुज में चलें। उसके बाद हम इसमें जो है चलेंगे, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं H अभी टपक पड़ेगा और ये हम निकाल ही ले चुके होंगे X बराबर, और उसके बाद बड़ा आसानी से आंसर आएगा। लेकिन देखो ये बना, यहाँ से बना Z, इसका मतलब ये होगा 30 वाला एंगल। ये बना यहाँ से Z, ये हो गया 45, तो ये भी होगा 45। इतनी चीज़ क्लियर। ये हो गया 45 तो ये भी होगा 30, और ये 45 तो ये भी 45, ये भी 45, ये 30 तो ये 30। इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग क्या करें, लिखें कि माना भवन, कौन सा भवन, बहुमंजिल बड़ा वाला, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, माना बहुमंजिल भवन की क्या मान लें, ऊंचाई को मान लें। कितनी मान लें, H मान लें, H मीटर, तथा भवनों के बीच की दूरी, भवनों के बीच की दूरी कितनी मान लें, X मीटर है। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर है तो जल्दी से बताएं कि क्लियर है। अब देखो इतनी चीज़। अब हम चलें A B और E में। A B C में ना चलना भैया, चतुर्भुज बना है। तो क्या किया, त्रिभुज A B E में हम लोग चले। क्या लिखेंगे, tan कितना एंगल दिया है 45 इक्वल टू E क्या लिखा, E B B E, एक ही बात है तो हम BE लिखा हमने। फिर यहाँ हो गया आधा तो हमने लिखा AB या BA कर सकते हैं आप, BA करा। B की वैल्यू कितनी है, H है, और BA की वैल्यू कितनी है, X है, और tan 45 का एक मान होता है। ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं, 45 डिग्री देंगे ताकि आराम से कर लो आप। इसमें से इसको गुणा किया तो X बराबर कितना हो गया, H हो गया। मतलब हमने एक रिलेशन निकाल लिया कि जितनी बड़ी आपकी भवन की ऊंचाई होगी उतने ही दोनों भवनों के बीच की दूरी होगी, क्योंकि एंगल दिया था 45, हमने निकाल लिया X बराबर H, मतलब दोनों आंसर सेम सेम आने वाले हैं। तो अब इतनी बात क्लियर हो गई है कि दोनों आंसर हमारे एक ही तरीके के आएंगे जिनकी वैल्यू सेम होगी। क्लियर बात। अब हम चले DCE में। कहाँ चले, त्रिभुज DCE में हम लोग चलते हैं। चलिए शुरू करें। तो अब क्या लिखेंगे आप, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो। यहाँ पे दिया है 8, तो ये भी होगा 8। इसका मतलब यहाँ से
यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखिए इसको तो हमने पूरा पहले ऐसे बना दिया, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होगी वो h-8 होगी, क्योंकि इतनी जो वैल्यू होगी वो पूरे में से इतना घटाने के बाद मिलेगी। समझ रहे मेरी बात को। ये था मेरा बड़ा वाला जो है बहुमंजिल भवन। यहाँ से यहाँ तक दूरी थी 8, ऊपर की मुझे निकालना है, हमने कैप दिया निकाल। अब इसका मतलब पूरे h में से क्या निकाल दिया है हमने देखिए मेरी बात को समझो, ऐसे हमने कर दिया, यहाँ से यहाँ तक 8, ऊपर हमको निकालना है इसकी दूरी, हमने कहा पूरा है h, तो हमने क्या किया, पूरे h में से अगर नीचे वाला ये 8 हटा दें तो मतलब इतना बचा h-8। इतनी बात समझ में आ गई, आसान है। इसका मतलब h-8। अब हम लोग त्रिभुज जिसमें जब चले तो ये जो AB था ना वही था DC, समझ में आई बात। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू CE, क्या लिखे, CE अपॉन DC। तो हमने DC लिखा, लेकिन हम लोग जानते हैं जो DC है ना वो AB के बराबर है, इसलिए वो किसके बराबर है, X के बराबर है, इसलिए यहाँ पर नीचे हमने लिखा X। और CE जो है उसकी वैल्यू है h-8। इतनी चीज़ क्लियर। और √3 का मान रखा। अब इसको कर दिया इससे गुणा, इसको कर देंगे इससे गुणा, तो √3 और h-8 एक तरफ और x को उधर किया तो x एक तरफ। क्या निकालने का मन है आपका, पहले x का कि h का? तो आप कहेंगे सर HI निकालो, पहले भवन की लंबाई फाइंड करो फिर नीचे का लिख देंगे। तो हमने लिखा, अब क्या करें, अपने मन से ही सोच लेंगे कि आप ऐसा ही सोच रहे हैं। तो ये हो गया √3h, इनको इससे गुणा किया तो 8√3 और x की जगह पे हमने h लिख दिया, क्योंकि x इक्वल टू h होता है। ऐसा आपने निकाला है। कहाँ से निकाला है, यहाँ से। अब उसके बाद इसको देखो, ये गया उधर, कौन, 8√3 गया उधर और h आया इधर, तो √3 माइनस इधर आ गया h, तो √3h और माइनस का h ले लिया कॉमन, √3 - 1 और ये हो गए 8√3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करें, h को कर दो जुदा, इसका मतलब ये हो गया अकेला और ये हो गया 8√3 और नीचे √3 - 1। क्लियर। अब देखो नीचे लिखा है √3 - 1। अब हमको कैंची गुणा इसका करना पड़ेगा। हो सकता है, नहीं हो सकता है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना होगा। इसका मतलब हर का परिमेयकरण करना होगा। रात के 1:29 हो रहे हैं। क्या करें, √3 - 1 था तो +1 कर दिया। इसका मतलब यहाँ हम लिख देंगे क्या किया, हर का परिमेयकरण किया, तो हर का परिमेयकरण हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, h लिखा, इनका इससे गुणा करना है, तो देखो 8√3 का पहले 3 से करो तो कितना होगा, 8√3 गुणे में √3, फिर 8√3 का 1 से करो तो कितना होगा, देखो ध्यान से कितना होगा, 8√3 का गुणा 1 से करेंगे तो 8√3 गुणे में 1, फिर उसके बाद देखो नीचे माइनस में एक बार प्लस में, इसका मतलब बन गया फॉर्मूला। समझ में आ रही बात। अब इसको गुणा करोगे तो इससे मिलेगा √3 3, 8 × 24। कहाँ लिखें, इधर लिखें, क्या लिखें, इधर करते हैं, इसको मिटाते हैं, है ना। कितना लिखेंगे, लिखेंगे 24। तो ये हो गया 8 × हो गया हमारा 24, तो ये हो गया 24। उसके बाद 8√3 का 1 से होगा तो 8√3 हो गया। और नीचे देखो ध्यान से, ये 3 मिलेगा यहाँ से 3 हो गया, 1 मिलेगा वहाँ से 1 हो गया। उसके बाद ऊपर से कुछ कॉमन मिल रहा है, 8 कॉमन है तो 8 × 24, तो ये हो गया हमारा 3 हो गया। और उसके बाद इससे 8 निकल गया तो बचा हमारे पास, यहाँ से 8 निकल गया तो बचा हमारे पास √3। उसके बाद नीचे कितना हो गया, ये हो गया 2। अब देखिएगा ध्यान से, 2 से ये जाएगा कट, 2 कम 2, 2 4 को 8। इसका मतलब कितना बचा, 4 और कितना बचा अंदर, 3 - √3। इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, भवन की ऊंचाई निकाल ली है। अब h बराबर, क्योंकि क्या है, x है, तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए यहाँ निकाला नहीं था रिलेशन, तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि x बराबर कितना है, h है, तो x बराबर भी कितना आएगा, जितना आपका h आया है। तो ये भी क्या हो गया, मीटर, और ये भी क्या आ गया, मीटर। हम लोग लिख देंगे अतः भवन, कौन सा भवन है, बहुमंजिल, अतः बहुमंजिल भवन की क्या ऊंचाई कितनी निकाल ली है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आपने। आप कहेंगे सर बहुमंजिल भवन की ऊंचाई
4 और 3 माइनस रूट 3 व दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, बीच की क्या दूरी कितनी हो गई 4, 3 माइनस रूट 3 होगी। क्या हम धीरे आप लोगों को पढ़ाते हैं क्या? इतना धीरे तो हम नहीं पढ़ाते हैं ना। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि आपका ये आंसर अब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 को बताने से पहले पूरा बोर्ड हमें साफ करना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आपको बताया जाएगा और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, उसे एक बार पढ़कर देखते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है एक नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। इसका मतलब एक नदी का कोई एक पुल है और जो नदी का एक पुल है ना, उस नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी के पुल पर कोई खड़ा है और वहाँ से एक बिंदु पर कोई खड़ा है और नदी के सम्मुख किनारों को, मतलब ये बीच में मान लीजिए नदी है और ये पुल है, इसके ऊपर एक उधर और एक इधर लोग, कोई ना कोई व्यक्ति एक खड़ा है और उसके बाद दो सम्मुख किनारों को वो देखता है। उसका मतलब यहाँ पे पुल और यहाँ बीच में खड़ा है, एक बार वो उधर देखता है, एक बार वो इधर देखता है और नदी नीचे से बह रही पुल के। अब उसके बाद क्या है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब जो पुल है ना वो किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। अभी डायग्राम बनाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई जो है वो ज्ञात करो। नदी की हम लोगों से क्या पूछा है, चौड़ाई। तो इसका डायग्राम कैसे बना है बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हम लोग क्या बना रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको आप समझें। ये हमने क्या बना दिया है, हमने बना दिया पुल। कैसा पुल है, ऐसा पुल है, ऐसे, ठीक। अब इसके बाद ये हमने बना दिया पुल, हमने ऐसा आप लोगों को बस समझाने के लिए बना दिया, थोड़ा सा अच्छा लगे। अब ये क्या हो गई, नदी ना इसके नीचे से बह रही, कैसे जा रही, ऐसे जा रही है, ऊपर से पुल बना हुआ। अब इसके ऊपर कोई पुल पर यहाँ पर है, अब इसके दो सम्मुख, एक बार उधर किनारा एक इधर। अब यहाँ से कोई जो है देखना शुरू करता है, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये पानी ना इधर से बह रहा है, अब ये कोई इसमें जो है ऊपर वहाँ पर जहाँ हमने गोल बिंदु बनाया है वहाँ पे कोई खड़ा है और वो दोनों किनारों पे एक बार इधर देखता है इधर, और इधर एक कोण बनता है जो उसकी आंखों से अवनमन कोण कितने कहा है, 30 डिग्री कहा है, और एक कोण कहा है उस उन्होंने 45, मतलब एक किनारे को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है और एक को देखता है 45। जितना हमने रेड से बनाया ना बस वही आप बनाइएगा। और नीचे से नदी बह रही है। फिर आगे लिखा है यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब कहीं से भी आप नापोगे तो 3 मीटर की ऊंचाई ही आएगी, लेकिन उसने कहा है किनारों से। किनारों से इसलिए कहा क्योंकि जो नदी है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, नदी तो होगी गहरी, तो नदी अगर ऐसे बनी होगी, ऐसे ऐसे, तो अब यहाँ से तो नापेंगे नहीं बीच से उसकी ऊंचाई, कहाँ से नापेंगे, किनारों से। तो इसका मतलब नदी की जो सतह है ऊपर वाली, वहाँ से हम लोग उसकी ऊंचाई को नापेंगे। समझ रहे मेरी बात को, नदी की सतह से। तो नदी की सतह कहाँ है, ये। अब यहाँ से इसकी ऊंचाई को नापा गया, कितने मीटर की आ गई, 3 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। डायग्राम तो बुक में आपको बना हुआ मिल जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि ये बीच से कहा और जो है कहा किनारों से और नाप रहे हैं बीच से। तो यहाँ से नापा गया है, मतलब नदी की सतह से। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक अगर x मान लें और यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग y मान लें और x निकाल लें y निकाल लें तो कितना आसान है ना, और बाद में दोनों को जोड़ देंगे। अब हमने कहा ये बना 30 तो यहाँ भी बनेगा 30, ये बना 45 तो यहाँ भी बनेगा 45। इतनी बात समझ में आ गई। अब किसी तरीके से x फाइंड कर लो, किसी तरीके से y फाइंड कर लो, क्योंकि अवनमन कोण कहा था इसलिए ऊपर से नीचे की ओर देख रहा था। अब हम लोग क्या करें, इनको हमने दिया a नाम, इसको भी दिया b नाम, इसको दिया c और इसको d नाम। हमने लिखा त्रिभुज a b और c में, त्रिभुज a b c में। अभी आज की क्लास में हम आपको होमवर्क भी देंगे। अब ये त्रिभुज a b c में क्या हुआ, हम लोग लिखेंगे tan
और उसके बाद ये कितना एंगल डिग्री है 30 डिग्री का, तो ये हो गया tan 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 30 के सामने कौन है AC, तो हमने लिखा AC बटे क्या BC, तो हमने लिखा BC। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और ये AC की वैल्यू कितनी है 3, BC की वैल्यू कितनी है x। अब इसको कर दो तुम x से, इसको ऊपर से x को गुणा, मतलब ये हो गया आपका 3 और 3√3, मतलब ये हो गया आपका x फाइंड हो चुका है 3√3। इसी प्रकार देखिएगा ध्यान से, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्या माना सब डायग्राम। इसी प्रकार tan ये कितना है 45, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे आप AC बटे क्या लिखोगे DC या CD लिख सकते हो। तो AC की वैल्यू कितनी है आपकी है AC की वैल्यू 3, CD की वैल्यू कितनी है y और ये 1। अब इसको इससे गुणा कर दो तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका जो है y बराबर आ जाएगा आपका 3। अब आपको क्या करना है, नदी की चौड़ाई निकालनी है। बहुत आसान था। तो क्या करना है, नदी की चौड़ाई। तो नदी की जो चौड़ाई निकालनी है तो मतलब वो आप x में से y को जोड़ देंगे, क्योंकि नदी पूरी पुल के नीचे से जा रही है। समझ में आई बात। तो ये x की वैल्यू कितनी है आप निकाल चुके हैं 3√3, y की वैल्यू कितनी है 3, दोनों में ले लो 3 कॉमन, अब अंदर बचेगा ये। अतः जो नदी की चौड़ाई आप लिख चुके हैं तो क्या करना बार बार। अतः जो नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है आपकी 3√3 और 3 लिखा हुआ बाहर और √3 + 1। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हो गया समाप्त। और साथ ही साथ हमने त्रिकोणमितीय एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को भी ख़त्म कर लिया है, एक्सरसाइज को भी ख़त्म कर लिया है, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। तो आपने जितना भी सब कुछ पढ़ा है क्या आपको समझ में आ गया है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट करें, लाइव चैट नहीं, कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको पूरा त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग और साथ ही साथ त्रिकोणमिति वाला चैप्टर कैसा लगा है। एक बार मेरे लिए कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और दूसरी बात कि यदि आपने अभी तक 7th चैप्टर के जो वीडियो हमने अपलोड किए थे उनको नहीं देखा है तो 7th चैप्टर के वीडियोस को आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अभी जैसे ही ये क्लास जैसे समाप्त होने वाली होगी, बगल में इधर प्लेलिस्ट में आपको जो प्लेलिस्ट में इधर दिख जाएगा, आपको 7 नंबर की जो चैप्टर की प्लेलिस्ट है उसमें से सारे वीडियोस को देख लेना है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 7.2 एक्सरसाइज से हम शुरू करेंगे। 7.1 एक्सरसाइज हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए 7.1 एक्सरसाइज आप आज 24 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लें, ताकि नेक्स्ट डे जब आप मिले तो 7.1 आपका कंप्लीट हो। शुरुआत करें आप 7.2 के साथ। तो चलिए फिर इस क्लास को हम करते हैं समाप्त। तो उसके बाद फिर मिलेंगे अगली क्लास में 7.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत सारी विशेष हैं हमारी आपके साथ और मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा है। तो इसलिए अब आपका एक ऐसा समय आ गया है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे लगातार आपको पढ़ना चाहिए। कम से कम कोशिश करें कि 1 घंटा पढ़ें, फिर थोड़ा आराम कर लें, फिर पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। तो चलिए फिर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में 7.2 एक्सरसाइज के साथ।